नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बंसल अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। उम्मीद करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं, भारत श्रीलंका संबंध के ऊपर। उस चर्चा को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमारे बारे में परिचय आप लोगों के लिए जानना आवश्यक है। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, 7 साल का मुझे आईएएस आरएएस के बच्चों को पढ़ाने का अनुभव रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राज्य व्यवस्था, राजस्थान, कला संस्कृति, ये मेरे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है। कई मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी आरएएस में सिलेक्ट हो गए हैं। अब आप जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो प्लस सब्सक्रिप्शन के थ्रू हमसे जुड़िए और अब आपकी बारी है आरएएस में सिलेक्शन लेने की, अच्छी रैंक लेकर आने की। 7 बार मुझे आईएएस और आरएएस कुल मिलाकर, दोनों परीक्षाओं को मिलाकर मुझे मुख्य परीक्षा देने का अनुभव रहा है। उसमें से 5 बार आईएएस की मुख्य परीक्षा और 2 बार आरएएस की मुख्य परीक्षा देने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। बच्चों, अंकित बंसल सर, सारे बच्चों को पता है अंकित बंसल सर बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं। आप हमसे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जुड़िए और उसके लिए आपको कैसे आपको जुड़ना है वो सारा हम अभी गाइड कर रहे हैं आपको। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एजुकेशन में आज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है भारत का। और इसका सब्सक्रिप्शन आपको कैसे लेना है, एक बहुत आसान स्टेप है। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होगी गूगल प्ले स्टोर से, उसे आप इंस्टॉल करेंगे और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन। और इस सब्सक्रिप्शन के क्या फायदे होने वाले हैं दोस्तों, एक डेली लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, अर्थात आप मेरे जैसे सारे टीचर्स से आप कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं क्लासेस के बीच में ही, बिल्कुल लाइव तरीके से जैसे ऑफलाइन में होता है। उसके अलावा आपको यहाँ टेस्ट मिलते हैं, क्विजेज मिलती हैं, बहुत सारे प्री के लिए आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे क्विज मिलती हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पोल कर सकते हैं। इससे आपकी प्री की प्रिपरेशन टॉपिक के साथ साथ ही चलते रहती है। साथ में मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज इस कोर्स में आपको मिलती है। ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। आरएएस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, रैंक लेकर आनी है, तो आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करनी होगी। आंसर राइटिंग की ये प्रैक्टिस इस मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही हो पाती है और वो आपको इस कोर्स के साथ मिल जाती है। ये पूरा कोर्स अनअकैडमी का एकदम स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। सारी क्लासेस आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में पूरे कोर्स की भांति मिलेंगी। अनलिमिटेड एक्सेस, बहुत सारे रिसोर्सेज आपको अनअकैडमी के इस प्लस सब्सक्रिप्शन में मिल जाते हैं और उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। बच्चों, इसमें आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, इसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आप आरएएस के कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 12 महीने का कोर्स लेना होगा, और अगर बेहतर होगा अगर आप 24 महीने का कोर्स ले पाएंगे। ये वाले जो कोर्स आपको दिख रहे हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, इनको लेने का कोई मतलब नहीं बनता है बच्चों, क्योंकि आरएएस की प्रिपरेशन में कम से कम 1 साल का समय लगता है। और उसके अलावा कई बार आरएएस का एग्जाम टाइम पर हो भी नहीं पाता है। तो ऐसे में अगर 24 महीने वाला सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। प्राइस यहाँ पर दी हुई है 7,000 रुपए 12 महीने वाले कोर्स के लिए और 8,400 रुपए ये 24 महीने वाले कोर्स के लिए। यहाँ पर एक कोड आपको दिख रहा होगा, बंसल 10, BANSAL10। ये बच्चों मेरा ही कोड है, प्रोमो कोड, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्रयोग करने से आपको दोहरे लाभ होंगे। पहला, ये आपकी जो फीस है उसमें आपको 10% डिस्काउंट इस प्रोमो कोड से मिल जाएगा। सात ये 12 महीने वाली जो 7,000 की फीस है ये आपको सिर्फ 6,300 रह जाएगी अगर आप इस बंसल 10 कोड का यूज कर लेते हैं तो। और 24 महीने वाला जो कोर्स 8,400 रुपए का है वो 10% डिस्काउंट के बाद आपको 7,560 रुपए में मिल जाएगा अगर आप इस बंसल 10 कोड का प्रयोग करते हैं तो। बच्चों, इस कोड से दोहरे लाभ, पहला हमने बताया 10% डिस्काउंट मिलेगा दोनों किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने पर, और दूसरा लाभ इससे होता है कि आप हमसे डायरेक्टली संवाद कर सकते हैं। आप हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से संवाद कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज हमें बता सकते हैं, आपके उत्तर हमें लिखकर दिखा सकते हैं, हम उनको आपको एवेल्यूएट करके आपको बताएंगे कैसे उसको आगे बढ़ना है। कई बच्चे इसी प्रकार का अभ्यास करते करते एकदम शिखर तक पहुंच गए हैं। बच्चों, आपके पास एक ऑप्शन आया है, हम अनअकैडमी पर आपके लिए अवेलेबल हो गए हैं। अनअकैडमी पर हमारे इस कोड के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। बच्चों, इसी प्रकार हमने ये 24 महीने के कोर्स के बारे में आपको जानकारी दे दी, आपको ये भी बता दिया कि इस कोड का प्रयोग आप कर सकते हैं और इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ में आप हमसे कनेक्टेड हो जाएंगे हमारी ऐप पर। बच्चों, आप इसमें देरी मत कीजिए। अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया है, अभी आप हमारे स्टूडेंट बन गए हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बने हैं तो आप जल्दी से लीजिए और प्रिपरेशन को हम आगे बढ़ाएं, जिससे हम जल्दी से जल्दी इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं।
आप इस कोड को याद कर लो, लिख लो, ये आपके काफी फायदेमंद रहने वाला है, काफी काम आने वाला है। अब हम आते हैं हमारे लेक्चर पर, भारत श्रीलंका संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, भारत श्रीलंका संबंध। अक्सर इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं भारत श्रीलंका संबंध से, आरएएस की मुख्य परीक्षा में और प्री परीक्षा में भी, और इंटरव्यू के टाइम पर भी भारत श्रीलंका संबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत और श्रीलंका के संबंध कटु हैं या मृदु हैं, जैसा कि मैं हर देश के साथ भारत के जब संबंधों की चर्चा करता हूं तो सबसे पहला प्रश्न आपसे यही करता हूं कि कटु हैं या मृदु हैं इस देश के साथ हमारे संबंध। बच्चों क्या जवाब देंगे आप? मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, जल्दीबाजी में जवाब नहीं देना है। आरएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपने धैर्य का इस्तेमाल करना होगा, किसी भी क्रांति से आप बचिए और एक धैर्य पूर्वक एक अधिकारी के रूप में आपको जवाब देना है। बच्चों हम डायरेक्टली कटु या मृदु नहीं कहेंगे संबंधों को जब तक हम इस पूरे चैप्टर पर सारे पॉइंट्स की हम चर्चा नहीं कर लेते हैं। सारे पॉइंट्स का विश्लेषण करने के बाद ही हम कहेंगे कि ये संबंध कटु हैं या मृदु हैं। कुछ ऐसे हमें मुद्दे मिलेंगे जहां हमें महसूस होगा कि भारत और श्रीलंका के संबंध बहुत मृदु हैं, और कुछ ऐसे मुद्दे मिलेंगे जहां हमें महसूस होगा कि भारत और श्रीलंका के संबंधों में कुछ विवाद हैं। और उनके बाद हम एक सकारात्मक रुख रखते हुए बताएंगे कि भारत और श्रीलंका के संबंध किस प्रकार के हैं और इनका भविष्य किस प्रकार का है। बच्चों हमें पूरे उत्तर लेखन के समय इसकी सकारात्मक भूमिका को नहीं भूलना है, और ये सकारात्मक दृष्टिकोण आपके उत्तर लेखन को बहुत अच्छा बना देता है, और एग्जामिनर की नजर में आपका उत्तर अच्छा बन जाता है और आपको उसी रेशो में, उसी तरीके से आपको नंबर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। हम उत्तर लेखन की और प्रैक्टिस करते रहेंगे और गाइड करते रहेंगे आपको कैसे कैसे आपको इस उत्तर लेखन का अभ्यास करना है, और प्लस सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे तो इसको और कंटिन्यू अच्छे से हम करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं भारत और श्रीलंका की सीमा की। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है आपको कि भारत और श्रीलंका कोई सीमा नहीं बनाते हैं। बच्चों जब सीमा की बात करते हैं तो सीमा दो प्रकार की होती है, एक स्थलीय सीमा होती है और एक जलीय सीमा होती है। एक स्थलीय सीमा होती है और एक जलीय सीमा होती है। भारत और श्रीलंका कोई स्थलीय सीमा नहीं बनाते हैं, भारत और श्रीलंका जलीय सीमा बनाते हैं। अर्थात ये दोनों एक जल संधि के थ्रू, एक जल संधि के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब बात आए भारत और श्रीलंका सीमा बनाते हैं तो हम कहेंगे हाँ ये दोनों जलीय सीमा बनाते हैं। आपके बगल में आपको स्क्रीन पर एक इसी के पास में एक नक्शा दिखाई दे रहा है, ये दक्षिण भारत का और श्रीलंका का नक्शा है। बच्चों आप देखें कि भारत का ये तमिलनाडु राज्य इस श्रीलंका के साथ एकदम निकटतम दूरी से जुड़ा हुआ है, और ये वो जगह है जहां से भारत और श्रीलंका, हमारे पेन को ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, भारत और श्रीलंका इस जगह पर ये जलीय संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं, और इस संधि का नाम है पाक जल संधि। बच्चों इसी के माध्यम से भारत और श्रीलंका के बीच में ये जलीय सीमा बनी हुई है। इस मैप को हम और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि इस जगह पर ये वाला जो एरिया है, यहां पर दोनों देश किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये वो दृश्य है बच्चों जो मैंने आपको पिछली स्क्रीन पर आपको एक गोला लगाकर दिखाया था कि यहाँ पर हम इस मैप की चर्चा करने वाले हैं, और इस मैप में कुछ प्रमुख स्थान हैं। उन स्थानों के बारे में उन स्थानों के संबंध में प्री में प्रश्न आ सकता है, इसलिए उन स्थानों को आप समझ लीजिए कि कौन कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है। बच्चों ये जो पश्चिम में आपको कुछ ये वाली आकृतियां दिख रही हैं, ये वो स्थलीय खंड है जो भारत के तमिलनाडु राज्य से निकला हुआ था, और ये वाली जो आकृतियां आपको इस तरफ दिख रही हैं पूर्व की तरफ राइट साइड में, वो वाले हिस्से हैं जो श्रीलंका के भारत की तरफ निकले हुए हैं। बच्चों यहां पर आपको दो स्थानों के नाम दिख रहे होंगे, एक है तलाई मन्नार, इंक चेंज करने के बाद आपको शायद अच्छे से दिख जाएगा, ये वाला स्थान है तलाई मन्नार का। तलाई मन्नार ये श्रीलंका का वो स्थान है जो भारत से निकटतम दूरी पर स्थित है, और भारत से निकटतम दूरी पर स्थित स्थान को कहा जाता है तलाई मन्नार। यहां पर एक स्थान आपको दिख रहा है धनुषकोडी। दोस्तों ये धनुषकोडी वो स्थान है जो भारत का
सबसे पूरब की ओर स्थित स्थान जो श्रीलंका से सबसे नजदीक दूरी बना रहा है, सबसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि श्रीलंका से सबसे नजदीक में भारत का कौन सा स्थान स्थित है, तो उसका नाम है धनुषकोडी। अर्थात भारत का धनुषकोडी और श्रीलंका का तलाई मन्नार सबसे निकटतम दूरी पर स्थित हैं जब भारत और श्रीलंका के बारे में हम चर्चा करते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक यहां पर आपको स्थान दिख रहा है रामेश्वरम, ये वो स्थान है रामेश्वरम जो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, धनुषकोडी के एकदम समीप स्थित है। और यही वो रामेश्वरम वही स्थान है जिसकी रामायण में चर्चा होती है कि यहीं पर भगवान श्री राम ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी और एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में भारत में जाना जाता है। तो प्रश्न आपसे किसी भी प्रकार से आ सकता है, रामेश्वरम भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। रामेश्वर भारत का कौन सा तीर्थ स्थल ऐसा है जो श्रीलंका से सबसे नजदीक दूरी बना रहा है? रामेश्वरम। भारत का ऐसा कौन सा तीर्थ स्थल है जो धनुषकोडी के पास स्थित है? रामेश्वरम। बच्चों, प्रश्न किसी भी प्रकार से आए, उम्मीद करता हूं तीनों स्थानों के नाम आप याद रखेंगे, अपनी कॉपी में लिख लिया होगा आपने। इसके अलावा इस धनुषकोडी को तलाई मन्नार से जोड़ने वाला एक आपको रास्ता दिखाई दे रहा है। ये रास्ता दोस्तों, ये ब्रिज है, सेतु है। ये पत्थरों से जो सेतु बनाया गया था भगवान श्री राम की वानर सेना ने, ये वही सेतु है और इसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। राम सेतु या एडम्स ब्रिज। एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पर समुद्र के नीचे हल्का सा नीचे पानी की सतह से थोड़ा ही नीचे पत्थर लगे हुए हैं, पत्थरों का एक जाल बिछा हुआ है और उसी को हम क्या कह रहे हैं? राम सेतु। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थान पर जो सागर है वो थोड़ा उथला हो गया है, वहां पर शैलो सी की संभावना बन गई है, उथला सागर यहां पर बन गया है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहां से भारत की चारों तरफ से चक्कर लगाता हुआ अगर कोई जहाज यहां जाएगा, इस रास्ते से होकर जाना चाहेगा बड़ा जहाज, तो वो जा नहीं पाएगा क्योंकि नीचे एक सेतु है, नीचे सागर उथला है। और यही परेशानी आती है अगर हम इस मैप में देखें तो अगर भारत के पश्चिमी तट से किसी जहाज को जाना होता है पूर्वी तट की ओर, तो उसको पूरे श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना होता है। वो इस सीधे सीधे इस पाक जल संधि से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि यहां पर हमने देखा क्या विद्यमान है? राम सेतु या एडम्स ब्रिज। बच्चों, इस राम सेतु के दोनों ओर एक खाड़ी नुमा आकृति बनी हुई है और इन खाड़ी नुमा आकृतियों के नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है। राम सेतु के उत्तरी तरफ एक जल संधि है और इसे बोला जाता है पाक जल, ये पाक जल संधि है और इस तरफ जो खाड़ी है इसे बोला जाता है पाक की खाड़ी। और इसी जगह पर है पाक जल संधि। बच्चों, नीचे की ओर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक आपको खाड़ी मिलेगी और ये खाड़ी है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि या पाक की खाड़ी, ये सभी कहां पर स्थित हैं? भारत और श्रीलंका के मध्य में। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे नाम समझ में आ गए होंगे और सारे नाम आपने याद कर लिए होंगे। बच्चों, इसके बाद ये भारत और श्रीलंका की जलीय सीमा के बारे में हमने चर्चा की और इनमें स्थित प्रमुख स्थानों की हमने चर्चा की। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत और श्रीलंका के बीच के वो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे जिनको लेकर हमेशा भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद रहा है। कुछ ना कुछ इश्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज इन तीन मुद्दों में समाहित किए जाते हैं और जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो अधिकांशतः इन तीनों में से किसी एक मुद्दे को प्रश्न बनाकर आपके सामने आरएस की परीक्षा में उपस्थित कर दिया जाता है। तो एक एक करके हम इन इश्यूज की चर्चा करते हैं। पहले एक बार समझ लेते हैं कौन कौन से तीन इश्यूज हैं वो। सबसे पहला तमिल मुद्दा है, तमिल 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 तमिलों का मुद्दा है। दूसरा, मछुआरे की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आती है भारत और श्रीलंका के संबंधों में। और तीसरा एक प्रमुख मुद्दा है कच्छातीवु द्वीप समूह का विवाद, कच्छातीवु द्वीप का विवाद। इन तीनों मुद्दों की एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला तमिल मुद्दा। बच्चों, तमिल मुद्दा क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है भारत और श्रीलंका के बीच में। सिर्फ महत्वपूर्ण ही नहीं, एक संवेदनशील मामला भी है।
क्या है पूरा एपिसोड हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक गृह युद्ध की स्थिति को जन्म देता है, श्रीलंका में गृह युद्ध और तमिल मुद्दा। बच्चों, श्रीलंका में दो प्रकार के लोग रहते हैं मुख्यतः, तमिल और सिंगली। ये दो ऐसे वहां पर कम्युनिटीज हैं जिनके बीच में संघर्ष जारी रहता है, एक तमिल कम्युनिटी और एक सिंगली कम्युनिटी। बच्चों, इन तमिल में अगर मैं बात करूं कि कौन सा संघर्ष है वो, तो इस संघर्ष को समझने के लिए हमें दो चीजों को समझना होगा। पहली, 1947 में भारत आजाद हुआ, 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ। इस 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो कई सारे तमिल स्वेच्छा से श्रीलंका में चले गए थे, श्रीलंका की तरफ चले गए थे, और कुछ तमिलों को अंग्रेजों द्वारा श्रीलंका में चाय बागानों में कार्य करने के लिए भेजा गया था। तो बच्चों, इस श्रीलंका में दो प्रकार के तमिल निवास कर रहे हैं, कुछ भारतीय तमिल और कुछ श्रीलंकाई तमिल। अब बच्चों, ये जो तमिल भारत के और श्रीलंका के इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, ये काफी एजुकेटेड हैं। तमिलनाडु से गए जो लोग हैं वो काफी शिक्षित हैं। बच्चों, सिंगली जो लोग हैं ये कंपैरेटिवली तमिल के मुकाबले कम शिक्षित हैं। और अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो तमिल की जो कुल पॉपुलेशन है वो करीब 15 से 20% है, जबकि सिंगलीज की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 85% है। 80 से 85% सिंगली हैं श्रीलंका में, और ये जो तमिल हैं लगभग 15 से 20% हैं। और इन तमिलों में दो प्रकार के तमिल हैं, एक हमने बताया भारतीय तमिल, और दूसरा हमने कहा कि जो श्रीलंका में पहले से निवास कर रहे हैं वो तमिल। बच्चों, इन तमिलों को इन सिंगलीज के साथ हमेशा संघर्ष का सामना करना पड़ा है, हमेशा भेदभाव का सामना करना पड़ा है। आप देख सकते हैं बहुसंख्यक समुदाय अगर श्रीलंका में कोई है तो वो सिंगली का है, और अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय है तो वो तमिलियंस का है, तमिल का है। और इन तमिलों को हमेशा ही सिंगली से भेदभाव का सामना करना पड़ा है। कौन से वो भेदभाव है बच्चों? एक तो भाषा का विवाद रहा है, भाषा का विवाद रहा है। बच्चों, ये जो सिंगली हैं ये बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये सिंगलीज का अधिकांश का जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। और अगर हम बात करें तमिलियंस की तो इनमें से अधिकांश जो तमिल हैं वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। हिंदू धर्म अर्थात ये तमिलियंस जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, इनके संघर्ष रहते हैं इस बौद्ध धर्म से, और इनकी भाषा को लेकर जो संघर्ष होता है। अब ये सिंगली अपनी पूरी एक जो राज्य की जो भाषा है उसको पूरे बौद्ध धर्म वाली भाषा में परिणत कर देते हैं, अपनी सिंगली भाषा को पूरी राष्ट्र की एक राज्य भाषा के रूप में परिभाषित कर देते हैं। एकमात्र राज्य भाषा अगर श्रीलंका की कोई बनाई जाती है तो वो सिंगली भाषा बनाई जाती है, जबकि तमिल की जो तमिल भाषा है उसको कोई स्थान इस श्रीलंका में नहीं दिया जाता। जबकि हमने बताया दोस्तों कि ये तमिलियंस, ये जो तमिल के जो लोग हैं, ये तमिल वाले जो दोनों तरह के लोग, श्रीलंकाई और भारतीय तमिल जो यहाँ पर रह रहे हैं, वो ज्यादा अधिक शिक्षित हैं, लेकिन उनकी भाषा को सम्मान नहीं मिलता है, उनको प्रशासन में भागीदारी नहीं मिलती है, उनको धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, सिंगलियों के द्वारा इनके ऊपर हिंसात्मक कार्यवाहियां की जाती हैं। इस प्रकार पूरे तमिल के साथ में, इस तमिल समुदाय के साथ में यहाँ पर भेदभाव और संघर्ष जारी रहता है। बच्चों, ये संघर्ष इन दोनों देशों के आजाद होने के साथ ही स्टार्ट हो गया था, अर्थात 1947-48 का ही वो समय था जब ये संघर्ष प्रारंभ हो गया था। ये हमने देखा श्रीलंका में इन तमिलों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। हमने ये भी बताया कि इन श्रीलंकाई तमिलों में से कई तमिल ऐसे हैं जो लगभग 50% तमिल इन तमिलों में से ऐसे हैं जो भारतीय तमिल हैं, अर्थात भारतीय तमिलों की इनसे सद्भावना रहेगी, सहानुभूति रहेगी। तमिलनाडु के क्षेत्र में जो तमिल रहते हैं उनका इन श्रीलंका में रहने वाले भारतीय तमिलों के साथ में पारिवारिक संबंध भी रहता है। बच्चों, अगर श्रीलंका में रहने वाले ये सभी तमिल अगर संघर्ष से जूझ रहे हैं, अगर भेदभाव से जूझ रहे हैं, तो भारत में रहने वाले तमिलों को, तमिलनाडु क्षेत्र में रहने वाले तमिलों को इनकी समस्याओं से चिंता होती है और इनके प्रति सद्भावना रहती है। और यही से एक क्षेत्रीय राजनीति का ये रूप ले लेती है समस्या। तमिलनाडु की क्षेत्रीय राजनीति में ये समस्या प्रमुख रूप ले लेती है, अर्थात भारत और श्रीलंका के बीच का ये संबंध एक तमिल मुद्दे में परिणत हो जाता है।
क्योंकि इन तमिलनाडु में रहने वाले इन तमिलों को इनके साथ में सद्भावना है और ये चाहते हैं इस सिंगली सरकार के खिलाफ भारत सरकार कुछ एक्शन ले। और जब ये मुद्दा तमिलनाडु की राजनीति में गर्म हो जाता है तो जो पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीतिक दल तमिलनाडु के अंदर इन तमिलों का मसीहा बनकर सामने आता है, तमिलनाडु में उस राजनीतिक दल को पद पर आसीन कर दिया जाता है, सरकार बनाने के लिए उसको चुनाव में बहुमत के द्वारा जिता दिया जाता है। और यही वो वजह है दोस्तों कि ये जो क्षेत्रीय राजनीति तमिलनाडु की होती है उसका प्रभाव पड़ता है भारत के विदेश नीति पर, अर्थात भारत की जो केंद्र सरकार जो विदेश नीति की बनाने के लिए जानी जाती है उस पर दबाव पड़ता है कि वो इन श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के लिए कुछ करे और श्रीलंका की सरकार से, जो सिंगली सरकार है, उससे वो रिक्वेस्ट करे, उसको उस पर वो दबाव बनाए कि वो तमिलों के लिए कुछ डेवलपमेंटल या विकासात्मक कार्यों में संलिप्त रहे। बच्चों, यही दबाव वो है जो उस समय के प्रधानमंत्री केंद्र सरकार पर अर्थात प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर यह दबाव बना कि वो उस श्रीलंकाई सरकार के साथ में वार्ता करे। और इस प्रकार इस पूरे एपिसोड से एक चीज हमें समझ में आई, अगर हम भारत के संबंधों की चर्चा करते हैं तो एक चीज हमें समझ में आएगी कैसे क्षेत्रीय राजनीति हमारी विदेश नीति को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बच्चों, यही एक प्रश्न है जो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की क्षेत्रीय राजनीति, भारत में होने वाली क्षेत्रीय राजनीति भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। उदाहरण देकर समझाएं। आपको अंदाजा लग गया होगा कैसे ये तमिल का मुद्दा, श्रीलंका में होने वाला ये तमिल का मुद्दा भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने जा रहा है। बच्चों, हमने कहा कि ये जो तमिल है इनको इन सिंगली समुदाय के साथ में संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने 1947 से लेकर कई बार अहिंसात्मक तरीके से वहां की श्रीलंका की सरकार से विनती की कि उनके साथ में भेदभाव को समाप्त किया जाए, उनकी भाषा को सम्मान मिले, उनको प्रशासन में भागीदारी मिले। लेकिन कई बार अहिंसात्मक तरीके से चलने के बाद भी उनकी मांगों को नहीं सुना गया। बच्चों, जब उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो इन तमिल समुदाय के लोगों में से कुछ ऐसे समुदाय थे, कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें समझ में आ गया था कि अहिंसात्मक तरीके से श्रीलंका की सरकार उनकी मांगों को नहीं मानने वाली है। और यही वो समय था बच्चों जब कुछ समुदाय विशेष ने, इस तमिलों में से ही कुछ लोगों ने, कुछ समुदायों ने मिलकर एक संगठन का निर्माण कर लिया और हिंसात्मक तरीके से अपनी मांगों को मनवाने के लिए श्रीलंका की सरकार पर दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया। और इन्हीं हिंसक समुदायों में से एक सर्वप्रमुख एक समुदाय निकल कर आया, एक संगठन निकल कर आया और उसे कहा जाने लगा लिट्टे। लिट्टे एक ऐसा संगठन था दोस्तों जो हिंसात्मक कार्यवाहियों में विश्वास रखता था श्रीलंका की सरकार की तरफ, और उसका लक्ष्य अब इस भेदभाव को मिटाना नहीं था, तमिलों के लिए स्वायत्तता की मांग नहीं थी, बल्कि उसका एम था, उसका लक्ष्य था तमिल ईलम, अर्थात इन तमिल क्षेत्रों के लिए जो आपको हरे रंग में मैप में दिख रहे हैं, ये वाले वो क्षेत्र हैं जो तमिल निवासी क्षेत्र हैं। अधिकांशतः ये श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्रों में, यहाँ पर दोस्तों जाफना प्रोविंस है, जाफना प्रांत आता है श्रीलंका का, और यहाँ पर ही तमिल रहते हैं अधिकांशतः। तो ये उत्तरी क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में अधिकांशतः ये तमिल रहते हैं। और इस लिट्टे की डिमांड आई इन सभी तमिल निवासी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग देश बनाया जाएगा और उसे कहा जाएगा तमिल ईलम। बच्चों, ईलम का मतलब तमिल में होता है देश, अर्थात अब लिट्टे एक हिंसात्मक कार्यवाहियों पर उतरकर आने वाला एक ऐसा संगठन श्रीलंका में आ गया है और उसका कार्य है सिर्फ स्वायत्तता नहीं मांगना, तमिलों के लिए स्वायत्तता की मांग नहीं रखना। अब वो किसी प्रकार के समझौते में विश्वास नहीं रखता। अब उसकी एकमात्र मांग है कि यहां से श्रीलंका की सेना का सफाया करना, श्रीलंका की सरकार का, श्रीलंका के प्रशासन का सफाया करना और एक अलग देश बना देना, और उसका नाम होगा तमिल देश या तमिल ईलम। बच्चों, इस लिट्टे का जो संयोजक था, जो लीडर था, एक बहुत ही शक्तिशाली लीडर इसका हुआ था, उसका नाम प्रभाकरण था। प्रभाकरण इस लिट्टे का एक
बड़ा लीडर बनकर सामने आया। और ऐसा माना जाता है कि इस लीडर ने, इस प्रभाकरण ने इस लिट्टे को एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही एक शक्तिशाली एक सेना में परिणत कर दिया। एक ऐसी सेना जिसके पास थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, इसके पास खुद के बहुत सारे हथियार हैं, धन है, विदेशों से धन की आपूर्ति हो रही है, इसके पास बहुत सारे हथियार हैं, मॉडर्न हथियार, एकदम नए नए तरीके के आधुनिक हथियार इसके पास हैं। इसके पास खुद की वायु सेना, थल सेना, जल सेना है, हेलीकॉप्टर हैं, और बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी इस संगठन के पास आ गई। अर्थात आप सोच सकते हैं कि ये कितना पावरफुल, कितना एक शक्तिशाली संगठन के रूप में इस क्षेत्र में ये उदय हो जाता है। और इस संगठन का एकमात्र उद्देश्य है श्रीलंका के खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई करना और तमिल देश बनवाना, अपनी मांगों को मनवाना। बच्चों, जब ये हिंसात्मक कार्यवाहियां हो रही थी तो उसी समय इस तमिल मुद्दे की संवेदनशीलता को अधिक बढ़ाया गया। और हमने बताया कि कैसे ये क्षेत्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में सामने आने लगी। बच्चों, यही वो समय था जब भारत सरकार के ऊपर इन तमिलनाडु में रहने वाले इन तमिल का एक दबाव आने लगा, और उन्होंने कहा कि भारत सरकार लिट्टे के साथ में लिट्टे की मांगों को सुने, श्रीलंका सरकार पर दबाव बनाए, इन तमिलों की रक्षा के लिए, इन तमिलों की संवेदनशीलता को समझते हुए श्रीलंका सरकार पर दबाव बनाए और उनके साथ में समझौता करे और उसकी मदद करे, अर्थात लिट्टे द्वारा चलाए गए आंदोलन को भारत सरकार सपोर्ट करे। बच्चों, भारत के लिए भी ये एक मुद्दा संवेदनशीलता, और भारत भी इसकी इसकी संवेदनशीलता की गहराई से परिचित था। भारत को लगता था कि तमिलों की मांग सही है, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लिट्टे की इस मांग से भी सहमत नहीं थे कि एक अलग देश बना दिया जाए, बल्कि भारत इस बात पर विश्वास रखता था कि इन तमिलों को स्वायत्तता मिले, इनको इनके अधिकार मिले, इनको प्रशासन में भागीदारी मिले, इनके साथ होने वाले सभी भेदभावों को समाप्त किया जाए। जब ये माहौल इस प्रकार का बन रहा था, इसी समय श्रीलंका की सरकार को भी लगने लगा कि शायद भारत हमारी इस समस्या में मदद कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो लिट्टे का जो संगठन था ये बहुत ही ट्रेंड था, और श्रीलंकाई सेना को भी, श्रीलंकाई सरकार को भी उससे खतरा महसूस होने लगा था। तो श्रीलंकाई सरकार भी चाहती थी कि लिट्टे के प्रभाव को दबाया जाए, और भारत इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है, क्योंकि लिट्टे संगठन भारत की बात को भी मानेगा, क्योंकि लिट्टे का भी उद्देश्य तमिलों की भलाई का है और भारत का भी उद्देश्य तमिलों की भलाई का है। इस प्रकार भारत एक मध्यस्थ की भूमिका में सामने आने लगा था, दोनों ही लिट्टे के लिए भी और श्रीलंका की सरकार के लिए भी। और भारत के लिए भी ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि ये तमिलों के अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा था। बच्चों, इसी समय पर एक समस्या और भारत के सामने आ रही थी। जब ये संघर्ष चल रहा था, जब तमिलों और इन सिंगली के बीच में संघर्ष चल रहा था, और जब लिट्टे का भी उदय हो चुका था, और उस हिंसक लड़ाई में कई निर्दोष तमिलों की जाने जाने लगी थी, तब ये तमिल भागकर भारतीय सीमा में घुसने लगे थे, और भारत के सामने एक शरणार्थी संकट भी आने लगा था। अर्थात अधिक मात्रा में श्रीलंका से ये तमिल भागकर भारत में आने लगे थे, और भारत को इससे अपनी पहले से ही बड़ी जनसंख्या पर एक आर्थिक और सामाजिक भार सहना पड़ रहा था। बच्चों, यही वो दौर था जब भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता हुआ 1987 में। ये समझौते के समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और श्रीलंका में जयवर्धने की सरकार थी। अर्थात इस भारत श्रीलंका अकॉर्ड, भारत श्रीलंका समझौता 1987 को कभी कभी राजीव जयवर्धने समझौता की भी संज्ञा दे दी जाती है। इस राजीव जयवर्धने समझौता या भारत श्रीलंका समझौते की क्या मुख्य बातें थी, उनके बारे में हम देखते हैं। बच्चों, सबसे पहला इसमें कहा गया, जो मुख्य बातें थी उनमें सबसे पहला कहा गया कि श्रीलंका द्वारा वहां के संविधान में संशोधन किया जाएगा। श्रीलंका द्वारा एक संशोधन किया जाएगा उसके संविधान में, और संशोधन के माध्यम से जो श्रीलंका के तमिल बहुल क्षेत्र हैं, अर्थात हमने देखा था नक्शे में श्रीलंका में, इस श्रीलंका के अंदर हमने देखा था ये वाले जो क्षेत्र थे उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र अधिकांश थे। उन क्षेत्रों में जहां पर तमिल निवास करते हैं, इन तमिल बहुल क्षेत्रों में समुचित सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। श्रीलंका द्वारा संविधान में संशोधन के माध्यम से इन तमिल बहुल क्षेत्रों में समुचित सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। बदले में श्रीलंका सरकार की मांग थी कि लिट्टे द्वारा आत्मसमर्पण किया जाए।
लिट्टे जो एक संगठन था उसके द्वारा आत्मसमर्पण किया जाए। अर्थात दोनों को साधने की कोशिश हो रही है। एक तरफ श्रीलंका सरकार से ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो इन तमिल वाले क्षेत्रों को इनके अधिकार हस्तांतरित कर देंगे, सत्ता इनको मिल जाएगी, जिससे ये जो भेदभाव चला रहा था वो पूरा संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त हो जाएगा। और साथ में बदले में श्रीलंका सरकार जो चाहती है वो लिट्टे का आत्मसमर्पण, और पूरी तरह से इसके सारे हथियारों के साथ में लिट्टे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, ऐसा श्रीलंका सरकार चाहती है। और अगर ये नहीं होते हैं, लिट्टे अगर आत्मसमर्पण नहीं करता है इस सत्ता के हस्तांतरण के बाद भी, तो ऐसा नहीं होने की स्थिति में भारतीय सेना श्रीलंका की सेना की मदद के लिए जाएगी और लिट्टे के खिलाफ होने वाली कार्रवाई में श्रीलंका की सरकार की सहायता करेगी। अर्थात पहला संविधान संशोधन होगा श्रीलंका के द्वारा और उसमें तमिलों को अधिकार दिए जाएंगे, और उसके बाद में लिट्टे का आत्मसमर्पण होगा। और अगर लिट्टे आत्मसमर्पण करने से मना कर देता है तो भारतीय सेना श्रीलंका की सेना की मदद करने के लिए श्रीलंका जाएगी और लिट्टे के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये बातें भारत श्रीलंका समझौते में की गई 1987 में। दोस्तों, भारत श्रीलंका समझौता हो गया। श्रीलंका ने एक 13वां संविधान संशोधन पारित किया। 13वां संविधान संशोधन पारित किया और उस 13वें संविधान संशोधन में उसने तमिल क्षेत्रों को, जैसा कि हमारे इस समझौते में कहा गया था, तमिल क्षेत्रों को अधिकार देने की बात की। लेकिन श्रीलंका की सरकार ने इस संविधान संशोधन को पास तो कर दिया लेकिन इसे लागू नहीं किया। अर्थात तो वास्तविकता में, व्यावहारिकता में उसने ये अधिकार इन तमिल बहुल क्षेत्रों को प्रदान नहीं किए। उसने एक सांकेतिक रूप में संविधान संशोधन एक पास कर दिया जिससे ऐसा लगे कि हाँ, श्रीलंका सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है, लेकिन उस संशोधन को उसने लागू नहीं किया। और इसी बात से लिट्टे नाराज हो गया। लिट्टे ने जो पहले एक सहमति दे दी थी कि ठीक है हम कोशिश करेंगे समझौते को मानने की, लेकिन जब ऐसा हुआ, दोस्तों आपको पता है लिट्टे की मांग सिर्फ स्वायत्तता नहीं रह गई थी तमिल क्षेत्रों के लिए, लिट्टे की मांग थी एक अलग देश बनाने की। लेकिन भारत की मध्यस्थता के कारण ही लिट्टे ने कहा कि ठीक है हम समझौते का पालन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब श्रीलंका सरकार ने इस संविधान संशोधन को लागू नहीं किया, सिर्फ सांकेतिक रूप से पास किया, तो लिट्टे बहुत नाराज हो गया। प्रभाकरण जो लिट्टे का एक लीडर था वो नाराज हो गया और उसने इस समझौते को मानने से मना कर दिया दोस्तों। और जब समझौते को मानने से मना कर दिया तो शर्त के अनुसार, जो समझौते की शर्त थी, ऐसा नहीं होने की स्थिति में भारतीय सेना श्रीलंका की सेना की लिट्टे के खिलाफ कार्रवाई में साथ देगी। बिल्कुल इस समझौते की शर्त को मानते हुए भारतीय शांति रक्षा सेना का गठन किया गया। भारत द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसका नाम रखा गया ऑपरेशन पवन। ये ऑपरेशन पवन भारत द्वारा श्रीलंका में लॉन्च किया गया और इस श्रीलंका में होने वाले इस ऑपरेशन पवन का उद्देश्य था इस लिट्टे के साथ युद्ध में श्रीलंकाई सरकार का, श्रीलंका की सेना का सहयोग करना। बच्चों, ऑपरेशन पवन को चालू करने के लिए इस भारतीय शांति रक्षा सेना IPKF का गठन किया गया, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF या भारतीय शांति रक्षा सेना, इसका गठन किया गया। और भारतीय शांति रक्षा सेना IPKF श्रीलंका देश पहुंच गई। किसकी मदद के लिए? श्रीलंका की सरकार की मदद के लिए। अर्थात IPKF का गठन किया गया श्रीलंका की सेना की सहायता हेतु। बच्चों, IPKF जब श्रीलंका की धरती पर पहुंच गई तो उसका लिट्टे के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। लिट्टे के साथ एक हिंसात्मक संघर्ष प्रारंभ हो गया। बच्चों, हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन था ये एक बहुत ही हिंसक समुदाय था और वेल ट्रेन्ड संगठन था, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। काफी वित्तीय सुविधाएं इसको मिली हुई थी, काफी इसके पास मॉडर्न तरीके के हथियार थे, इसके पास खुद की आर्मी थी, नेवी थी, वायुसेना थी, हेलीकॉप्टर थे, हर प्रकार की सुविधाएं इसके पास थी। ये बहुत दक्ष प्रशिक्षण लेने वाली एक सेना थी और ये एक ऐसी सेना थी जो गुरिल्ला तकनीकी, गुरिल्ला जो युद्ध प्रणाली होती है उसमें, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में बच्चों छिप छिप कर वार करने वाली प्रणाली को कहा जाता है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। ये
एक श्रीलंका की जो भौगोलिक अगर मैं क्षेत्र की बात करूं इन इलाकों में, तो ये पूरा एक जंगल जैसा क्षेत्र है, जंगल जैसा क्षेत्र है, और बहुत छोटे छोटे यहाँ पर छुपने की जगह है। जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्हीं को उन जगहों के बारे में पता है। जो लिट्टे है वो अपने संघर्ष को किस प्रकार जारी करता था, वो अटैक करता था श्रीलंका की आर्मी पर और जल्दी से छुप जाता था इन जंगलों में। वो अटैक करता था आईपीकेएफ पर, भारतीय शांति रक्षा सेना के जवानों पर, और फटाफट छुप जाता था इन जंगलों में। और इन्हें ढूंढ पाना भारतीय शांति रक्षा सेना के लिए मुश्किल हो जाता था। श्रीलंका की सेना को भी, जो सिंगली वाली सेना थी, उसको भी इन तमिल क्षेत्रों के बारे में ज्यादा अनुभव नहीं था। इसीलिए इस लिट्टे, एक खतरनाक संगठन जो कि पूरी तरह से ट्रेंड भी था और गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में भी दक्ष था, इससे संघर्ष कर पाना इतना आसान नहीं था। और यही वो कारण था कि इस आईपीकेएफ को, हमारे जो ये भारतीय शांति रक्षा सेना थी, इसको इस युद्ध में काफी नुकसान हुआ, काफी क्षति पहुंची। हमारी सेना के कई जवान इस युद्ध में मारे जाने लगे। और दोस्तों, ये जो लिट्टे था, ये कई जगह पे माइंस बिछा देता था। जैसा इनको लगता था कि आईपीकेएफ इस रास्ते से होकर आने वाला है, तो वहां पर बारूद की सुरंगों को निर्माण कर दिया जाता था, बारूद बिछा दिए जाते थे, और भारतीय सेना के जवान यहाँ पर इन बारूदों से फटकर शहीद हो जाते थे। बच्चों, इस संघर्ष में आईपीकेएफ को काफी क्षति उठानी पड़ी। और इसी 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 संबंध में एक और समस्या आने लगी थी कि जब ऑपरेशन पवन चल रहा था, तो लिट्टे के साथ आईपीकेएफ के संघर्ष में आईपीकेएफ को ज्यादा क्षति हो रही थी, और दूसरी तरफ एक और मुद्दा सामने आने लगा, वो था श्रीलंका में नए राष्ट्रपति का बनना। अर्थात जो समझौता हुआ था 1987 में, राजीव जयवर्धने समझौता, वो जयवर्धने राष्ट्रपति थे तब हुआ था। इसी समय में श्रीलंका में नए राष्ट्रपति आ गए, नए राष्ट्रपति चुने गए। और अब इन नए राष्ट्रपति को लगने लगा कि भारत इस श्रीलंका की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। ये श्रीलंका का आंतरिक मामला है जिसमें भारत घुस रहा है, और वो भारत से चाहते थे कि वो उनकी आंतरिक गतिविधियों में हस्तक्षेप ना करे और वापस चले जाए। इधर दूसरी तरफ भारत में जो राजीव गांधी सरकार थी, उस पर दबाव बनने लगा था, क्योंकि भारतीय जवान काफी अधिक मात्रा में शहीद होने लगे थे। तो ये दो परिस्थितियां ऐसी बनी, एक तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति जिनको लगने लगा कि भारत श्रीलंका की धरती पर एक आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, और दूसरा अर्थात वो आईपीकेएफ को वापस बुला ले, और दूसरा भारतीय जवानों की शहीद होने की गाथा, जिसके कारण भारत की सरकार पर प्रेशर बनने लगा कि आईपीएफ के जवानों को वापस बुलाए, और लिट्टे के साथ ये संघर्ष भारतीय सेना का सही नहीं है, ये श्रीलंका का आंतरिक मामला है, हमें इसे उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बच्चों, आईपीकेएफ ने काफी हद तक इस स्थिति को वहां पर संभाल लिया था। ऐसा बोलकर भारत ने आईपीकेएफ की वापसी करवा दी। भारत सरकार ने कहा आईपीकेएफ का गठन या ऑपरेशन पवन का उद्देश्य जो था, उसे लगभग काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। अब आगे की जिम्मेदारी हम श्रीलंकाई सरकार को, श्रीलंकाई सेना को सौंप कर अब वापस निकलते हैं। इस प्रकार आईपीकेएफ वापस लौट गया भारत। बच्चों, इस समय हमने कहा राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन आईपीकेएफ की वापसी के समय प्रधानमंत्री बदल गए थे। और लेकिन इस शांति सेना को भेजने का कार्य किसने किया था? राजीव गांधी ने। और किसके खिलाफ किया था? लिट्टे के खिलाफ। बच्चों, यही वो वजह है कि लिट्टे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से खफा था, नाराज था। और 1991 में आपको पता है राजीव गांधी की मृत्यु सुसाइड बॉम्ब जो हुए थे उनके थ्रू हुई थी, और ये सुसाइड बॉम्ब करवाने में लिट्टे का ही हाथ था। बच्चों, लिट्टे ने तब दम लिया जब भारत के प्रधानमंत्री की हत्या करवा दी। 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या इस लिट्टे के द्वारा हो गई, तो भारत ने लिट्टे को एक आतंकवादी संगठन की आतंकवादी संगठन के रूप में स्वीकार किया, और लिट्टे के सर्वमूल नाश के लिए एक रूपरेखा बनाना प्रारंभ कर दिया। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि 2009 तक ये लिट्टे का संघर्ष जारी रहा श्रीलंका की सरकार से, और तमिल का मुद्दा लगातार बना रहा।
2009 में एक श्रीलंका सरकार ने एक बड़े लेवल पर एक ऑपरेशन चलाया श्रीलंका के अंदर और उसमें प्रभाकरण की मौत हो गई। 2009 में जो इसका लीडर था प्रभाकरण, वो श्रीलंकाई सेना के हाथों मारा गया और ऐसा माना जाता है कि उसकी मृत्यु के बाद ही लिट्टे एक क्षीण संगठन बन गया। एक अच्छा नेतृत्व जो इनका कर रहा था प्रभाकरण, उसकी मृत्यु के साथ ही लिट्टे एक क्षीण संगठन के रूप में परिणत हो गया और इसके साथ ही श्रीलंका में ये जो तमिल और सिंगली का जो संघर्ष था वो काफी हद तक कम हो गया। श्रीलंकाई सरकार ने ऐसी घोषणा की कि तमिल संघर्ष अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया है, लेकिन बच्चों एक्चुअल में वो तमिल संघर्ष तब तक समाप्त नहीं होना था जब तक इन तमिलों के लिए इस 13वें संविधान संशोधन को जो श्रीलंका ने पास किया था उसे लागू कराया जाए। बच्चों 2015 तक आते आते 13वें संविधान संशोधन की अधिकांश बातों को श्रीलंकाई सरकार ने लागू कर दिया है और इससे अब श्रीलंका में तमिल क्षेत्रों की स्वायत्तता का प्रश्न अब नहीं रह गया है। श्रीलंका में इन उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों को मिलाकर नए प्रांत बना दिए गए हैं और इन प्रांतों में इनकी खुद की सरकारें होती है। यहाँ पर खुद लोकतंत्र की बहाली कर दी गई है और इनकी सरकारें ही, प्रांतीय सरकारें यहाँ पर शासन चलाती हैं। इस प्रकार काफी हद तक जो ऑपरेशन पवन ने रूपरेखा प्रस्तुत की थी, जो भूमिका अदा की थी, उसे परिणति अब 2015 तक आते आते मिल गई है। बच्चों इस तमिलों के जो संवेदनशील मुद्दा है, इसमें ऐसा नहीं है कि भारत ने इस ऑपरेशन पवन को चलाने के बाद में तमिलों के लिए कुछ नहीं किया। बच्चों भारत निरंतर इन तमिलों के लिए पुनर्वास हेतु प्रयास करता रहा है। भारत द्वारा तमिलों के पुनर्वास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तमिलों के लिए कृषि क्षेत्रों का विकास किया गया है। ये जो चाय बागान के जो क्षेत्र थे, हमने बताया आपको कि श्रीलंका में ऊपर की तरफ इन कृषि बागान क्षेत्रों का भारत सरकार द्वारा विकास किया गया है, जिससे इन तमिलों को आजीविका के कुछ साधन उपलब्ध हो सकें। साथ ही भारत द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता इन क्षेत्रों को दी गई है। यहाँ पर धन आपूर्ति कराई गई है भारत द्वारा इनके पुनर्वास के लिए। उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में भारत द्वारा रेलवे अवसंरचना का विकास किया गया है, जिससे यहाँ पर आवागमन संभव हो सके, व्यापार में बढ़ोतरी हो सके। इनके अच्छा तीसरा, भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में तमिलों के क्षेत्रों में बारूद हटाने का कार्य। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब ऑपरेशन पवन लॉन्च किया गया था उस समय आईपीकेएफ श्रीलंका की धरती पर पहुंच गई थी और इन और लिट्टे के साथ संघर्ष में कार्य कर रही थी और लिट्टे ने रोकने के लिए कई जगह पे बारूद की माइंस बिछा दिया करता था। बच्चों ये माइंस लिट्टे के समाप्त होने के बाद भी जारी रही और इनसे इन तमिलों को आने जाने में, आवाजाही में समस्या होने लगी। तो भारत इन क्षेत्रों में पहले से बिछी हुई बारूदों को हटाने का कार्य भी कर रहा है। उसके अलावा भारत इन तमिलों के निवास हेतु इस क्षेत्र में घरों का निर्माण कर रहा है। ऐसा माना जाता है बच्चों, लगभग 10,000 से अधिक मकानों का निर्माण करके भारत ने इन तमिलों के पुनर्वास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा तमिल का मुद्दा कितना संवेदनशील है और कितना संघर्षशाली रहा है और इसमें भारत की एकदम प्रत्यक्ष भूमिका का निर्वाह किया, भारत द्वारा प्रत्यक्ष भूमिका का निर्वाह किया गया है। इसीलिए हमारे एग्जाम के लिए भी ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो श्रीलंका के साथ एक मुद्दा आता है वो है मछुआरों की समस्या। बच्चों हमने शुरू में कहा था कि भारत और श्रीलंका एक जलीय सीमा साझा करते हैं। हमने कहा था दोनों के बीच में कोई स्थलीय सीमा नहीं है बल्कि एक जलीय सीमा है। बच्चों ये वो जलीय सीमाएं आप देख सकते हैं, ये भारत रहा, ये श्रीलंका रहा और ये इनके आसपास ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये इस जगह पे ये पूरा वो क्षेत्र है जहां जल फैला हुआ है, अर्थात महासागर, हिंद महासागर इस क्षेत्र में विद्यमान है। बच्चों जलीय सीमा की जब बात कर रहे हैं तो इस प्रकार से एक जलीय सीमा दोनों क्षेत्रों में बना दी गई। इस प्रकार से ये जलीय सीमा बना दी गई दोनों क्षेत्रों में, अर्थात इस तरफ भारत का क्षेत्राधिकार है और इस तरफ का पूरा जल श्रीलंका के क्षेत्राधिकार में आता है। ये पूरा की पूरा जल जो अलग ग्रीन शेड में दिया हुआ है, ये वाला पूरा जल श्रीलंका के क्षेत्राधिकार में आता है और ये वाला जो जल है ये भारतीय क्षेत्राधिकार में आता है। बच्चों अब ये मछुआरे की जो समस्या है वो इसी जलीय सीमा से संबंधित है, इसी जल से संबंधित है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले नक्शे में देखा। यहाँ भारतीय और श्रीलंकाई मछुआरों के बीच में संघर्ष होता है। बच्चों
तमिलनाडु के क्षेत्र में जो ये तटीय इलाके हैं, इन तटीय इलाकों में अधिकांशतः मछुआरे रहते हैं और इन मछुआरों की आजीविका के लिए इस क्षेत्र में होने वाली मछलियां ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मछुआरे इन मछलियों को पकड़ते हैं और इनको बेचकर कुछ पैसे कमाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। बच्चों, इसी प्रकार श्रीलंका की तरफ भी मछुआरे हैं और ये मछुआरे इनके जल में से मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन से मछुआरे अधिक सक्षम हैं, आर्थिक रूप से अधिक सक्षम हैं और कौन से मछुआरे गरीब हैं, तो अपेक्षाकृत रूप से भारत के ये मछुआरे अधिक सक्षम हैं और श्रीलंका के जो मछुआरे हैं वो गरीब हैं। बच्चों, भारत सरकार द्वारा इन भारतीय मछुआरों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है और इस आर्थिक सहायता का ये उपयोग करते हैं बड़े बड़े मछली पकड़ने के जहाजों के रूप में। बच्चों, इन भारतीय मछुआरों के पास में एक तो ये खुद भी आर्थिक रूप से श्रीलंकाई मछुआरों के कंपैरिजन में उनकी तुलना में अधिक सक्षम है और दूसरा भारत सरकार से मिलने वाली इस अनुदान का भी ये लाभ उठाकर बड़े बड़े जहाज खरीद लेते हैं और उनके अंदर बड़े बड़े नेट लगाने की, जो जाल होता है मछली पकड़ने का, बड़े बड़े जाल लगाने की इनको सुविधा मिल जाती है। इस क्षेत्र में ये इस पूरे जल क्षेत्र में ये बड़े बड़े जाल बिछाकर इन मछलियों को पकड़ लेते हैं और इन्होंने ये काफी साल से ये प्रैक्टिस करने के कारण, काफी साल से यह कार्य करने के कारण इस पूरे क्षेत्र में मछलियों की संख्या कुछ कम हो गई है बच्चों। और जब मछलियों की संख्या इस क्षेत्र में कम हो गई है तो ये मछुआरे यहाँ से निकलकर ये श्रीलंका के जलीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं अपने बड़े बड़े जहाजों को लेकर और वहां पर चूंकि मछलियां अधिक मात्रा में हैं इसलिए अपने बड़े बड़े जहाजों से ये उन मछलियों को पकड़ लेते हैं। जबकि इन पर अधिकार किस क्षेत्र का है, इस मछलियों पर, इधर वाले मछलियों पर अधिकार है इस श्रीलंकाई मछुआरों का, लेकिन इनके पास में उस तरह की सुविधाएं नहीं है और यहीं पर इस संघर्ष को जन्म मिलता है। बच्चों, ये जो संघर्ष है, ये भारत सरकार भी ये कहती है कि इस जलीय सीमा के बारे में कई बार इन मछुआरों को पता नहीं रहता है कि वो श्रीलंका की जलीय सीमा में प्रवेश कर गए हैं। कई बार ऐसा इसलिए भी हो जाता है और इसी कारण से संघर्ष जन्म दे देता है। तो दोनों ही सरकारें इस संवेदनशील मुद्दे को समझती हैं और लेकिन फिर भी कई बार विवाद जब गहरा जाता है वो उसका कारण ये होता है बच्चों, जब भारतीय मछुआरे इस क्षेत्र में, श्रीलंकाई जलीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हें श्रीलंका की सेना के द्वारा बंदी बना लिया जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि श्रीलंकाई सेना की बंदूकों की चपेट में आकर उनकी मृत्यु हो जाती है। बच्चों, इसीलिए ये मछली पकड़ने से संबंधित जो मुद्दा है ये भारत और श्रीलंका संबंधों में एक संवेदनशील मुद्दे के रूप में सामने आ जाता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए भारत सरकार की और श्रीलंका सरकार के द्वारा हॉटलाइनों की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था की गई है कि भारतीय मछुआरे भारतीय सीमा में ही रहें। अगर वो क्रॉस करने जाते हैं तो उन्हें कुछ जीपीएस इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे उन्हें पता चल जाए कि ये अब श्रीलंका की जलीय सीमा प्रारंभ होने जा रही है, जिससे वो वहां पर क्रॉस ना करें। उसके अलावा हॉटलाइन के माध्यम से भारत, और अगर कोई प्रवेश कर भी जाता है अगर भारतीय मछुआरा श्रीलंका की सीमा में, तो हॉटलाइन के माध्यम से दोनों क्षेत्रों के बीच में संवाद हो और उस मछुआरे को वापस पुनः उसके देश भारत पहुंचा दिया जाए। श्रीलंकाई सरकार द्वारा समय समय पर पेनल्टी की व्यवस्था की गई है। हैवी फाइन इन लोगों से वसूला जाता है अगर ये इनकी सीमा में पहुंच जाते हैं। बच्चों, ये सारे वो मछुआरे से संबंधित मुद्दे हैं जिनको लेकर भारत और श्रीलंका के बीच में अक्सर विवाद रहता है और समाधान करने की कोशिश की जाती है। ये संवेदनशील मुद्दा इसलिए है क्योंकि ये आजीविका के संकट से भी संबंधित मुद्दा है। इस सारे मुद्दे की हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं मछुआरा समस्या आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में एक तीसरा जो महत्वपूर्ण इशू है वो है कच्छा तिवु द्वीप समूह का विवाद। कच्छा तिवु द्वीप का विवाद। बच्चों, कच्छा तिवु द्वीप एक, आपको इस भारत श्रीलंका के इस महत्वपूर्ण मैप में आपको एक द्वीप यहां दिखाई दे रहा है और इस द्वीप का नाम है कच्छा तिवु द्वीप। दोस्तों, ये कच्छा तिवु द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। मध्य अर्थात श्रीलंका की ओर स्थित है लेकिन दोनों के बीच में स्थित है। इस क्षेत्र को लेकर एक विवाद तब गहरा गया था जब 1974 में भारत में इंदिरा गांधी सरकार थी और उन्होंने इस कच्छा तिवु द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था। दोनों देश चाहते थे कच्छा तिवु अपने पास रखना, लेकिन ये इतना बड़ा विवाद ना बन जाए इसलिए तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने सोचा कि कच्छा तिवु द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया जाए, जिससे इस छोटे से द्वीप को लेकर दोनों
दोनों देशों के बीच में जो अच्छे संबंध हैं उनको खराब ना किया जाए और अच्छे संबंध बहाल रहें, सकारात्मक संबंध रहें, इसलिए इस छोटे से द्वीप का विवाद ना बने, इसीलिए उन्होंने 1974 में इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। बच्चों, विवाद तब बना जब इस श्रीलंका को सौंपने का विरोध तमिलनाडु द्वारा किया गया। तमिलनाडु की जो हमने बताया दलीय राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति, तमिलों का मुद्दा, वो सारे मुद्दे यहाँ पर सामने आ गए। उन्हें लगने लगा कि कच्छातीवु द्वीप अगर भारत के पास रहेगा तो भारत का जलीय क्षेत्र कुछ अधिक हो जाएगा और तमिलनाडु में रहने वाले ये मछुआरे अधिक जल का क्षेत्र, इस अधिक मिले जल क्षेत्र का प्रयोग कर सकेंगे मछली पकड़ने में। बच्चों, ये सारी वजह थी जिनके कारण तमिलनाडु द्वारा विरोध किया गया। यह विरोध यह कहकर किया गया कि भारत संविधान संशोधन के बिना कच्छातीवु जो भारत का हिस्सा है उसे श्रीलंका को नहीं सौंप सकता है। अर्थात भारत के संविधान में जो व्यवस्था है उसमें कहा गया है कि भारत किसी दूसरे देश से उसका क्षेत्र भारत में ले तो सकता है, लेकिन बिना संविधान संशोधन के, बिना संसद की इच्छा के अपना कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को नहीं दे सकता है। तो भारत ने बिना संविधान संशोधन करे, अर्थात इंदिरा गांधी सरकार ने बिना संशोधन करे कैसे कच्छातीवु द्वीप श्रीलंका को दे दिया। इसीलिए तमिलनाडु के द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक पिटीशन फाइल की गई, एक इस केस को दर्ज कराया गया और तभी से ये विवाद उच्चतम न्यायालय के सामने लंबित है। बच्चों, ये था कच्छातीवु द्वीप विवाद। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। भारत श्रीलंका संबंधों की जब बात होती है तो चीन से प्रतिस्पर्धा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर दोनों देशों के सामने आता है। दोस्तों, कई कई बार ऐसा देखा गया कि श्रीलंका में चीन का प्रभाव अधिक बनने लगा है और चीन श्रीलंका को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बच्चों, चीन की आर्थिक क्षमताएं भारत से कहीं ज्यादा अधिक हैं और इसीलिए चीन अधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध करा पाता है श्रीलंका को, और ये भारत के लिए एक समस्या बनकर सामने आ जाता है। श्रीलंका को चीन द्वारा वित्तीय सहायता, और इसी वित्तीय सहायता के कारण श्रीलंका का झुकाव होने लगता है चीन की ओर, और इससे समस्या होती है भारत को, क्योंकि श्रीलंका की अवस्थिति आप देखें हिंद महासागर में एकदम भारत के नीचे है और हिंद महासागर सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए श्रीलंका से भारत के संबंध बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और चीन की इस क्षेत्र में उपस्थिति या श्रीलंका का चीन से झुकाव भारत को सामरिक दृष्टिकोण से या सुरक्षा संबंधी दृष्टिकोण से काफी परेशान करने वाला होता है। बच्चों, हम पहले से ही जानते हैं कि चीन की एक पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी, स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति, जिसके अंतर्गत चीन भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। बच्चों, ऐसे में श्रीलंका का चीन की तरफ झुकाव भारत के लिए निश्चित रूप से एक चिंता का विषय बन जाता है। साथ में चीन द्वारा श्रीलंका में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। बच्चों, अभी एक समझौता हुआ था कुछ साल पहले, जैसे हम्बनतोता बंदरगाह के लिए समझौता। बच्चों, श्रीलंका ने लगभग 99 वर्ष के लिए हम्बनतोता बंदरगाह का प्रयोग चीन को करने की अनुमति दी थी, और ये अनुमति भारत के लिए काफी मुश्किल हुई। हम्बनतोता बंदरगाह एक प्रकार से चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी का एक मोती बनकर सामने आया, एक पल्स बनकर सामने आया जो भारत के लिए मुश्किल था। आप मैप में देख सकते हैं, ये वो हम्बनतोता पोर्ट है, हम्बनतोता बंदरगाह है यहाँ पर, जो चीन को मिल गया था श्रीलंका से। इसी प्रकार ये जो कोलंबो है, ये कोलंबो सिटी के डेवलपमेंट में भी कोलंबो सिटी के डेवलपमेंट को लेकर भी, विकास को लेकर भी दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ। कोलंबो शहर विकास समझौता, ये भी एक समझौता श्रीलंका और चीन के बीच में हुआ जो भारत के लिए प्रतिस्पर्धा लेकर आता है। बच्चों, ये सारे वो मुद्दे हैं जो भारत को सहने पड़ते हैं चीन से प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से। भारत श्रीलंका आर्थिक संबंधों की अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, अगर मैं बात करूं श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन है? भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। अगर कुल व्यापार की बात करें तो 2018-19 का अगर मैं आपको आइडिया दूं फिगर का, तो 2018-19 में दोनों देशों के मध्य लगभग 6.5 बिलियन डॉलर का 6.5 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, और इस व्यापार में से भारत द्वारा किया गया भारतीय निर्यात जो था उसकी मात्रा थी 5.5 अरब डॉलर, और भारत द्वारा किए जाने वाले आयात की मात्रा थी
मात्र 1 अरब डॉलर। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये पूरा व्यापार भारत के पक्ष में होता है। सबसे पहली बात, श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार भारत है और इस व्यापार में भी व्यापार जो बढ़त मिल रही है, व्यापार आधिक्य जो है वो भारत को मिल रहा है। और लगभग आप देख सकते हैं $5.5 बिलियन और $1 बिलियन का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो करीब $4.5 अरब का आता है। अर्थात इसमें जो भारत को व्यापार लाभ हो रहा है वो कुल $4.5 अरब का होता है। इस प्रकार भारत के दृष्टिकोण से श्रीलंका के आर्थिक संबंध बहुत अच्छे हैं और श्रीलंका के दृष्टिकोण से भी भारत चूंकि सबसे बड़ा उसका व्यापार भागीदार है, इसलिए आर्थिक संबंधों की महत्ता दोनों देशों में बढ़ गई है। बच्चों, इस अच्छे आर्थिक संबंधों की एक बड़ी वजह थी 1998 में दोनों देशों के मध्य हुआ मुक्त व्यापार समझौता। अर्थात भारत और श्रीलंका के बीच में मुक्त व्यापार समझौता 1998 में ही हो गया था और उसके माध्यम से कई सारी वस्तुओं पर से दोनों देशों ने अपनी जो कस्टम ड्यूटीज होती हैं, जो सीमा शुल्क होता है, उसे कम कर दिया था और इसके कारण एक दूसरे देश के सामानों की आयात निर्यात में वृद्धि हो गई। इसी के बाद एक महत्वपूर्ण चरण आया 2009 में, जब दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किया और इस व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के माध्यम से 1998 के मुक्त व्यापार समझौता को और अधिक विस्तारित रूप दे दिया गया और इसमें सामान के साथ साथ कई सेवाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार ये व्यापक आर्थिक भागीदारी थी भारत और श्रीलंका के बीच, जो सेपा नामक CEPA या व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के माध्यम से आगे बढ़ी और ये समझौता हुआ 2009 में। अगर प्रश्न पूछा जाए भारत श्रीलंका के मध्य CEPA समझौता कब हुआ, सेपा समझौता या व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता कब हुआ, तो बच्चों 2009 आपको टिक कर देना है। एक समझौते पर दोनों देशों के मध्य वार्तालाप चल रहा है और 2015 से ही ये वार्तालाप काफी सकारात्मक दौर से गुजर रहा है और इसका नाम है आर्थिक तकनीकी सहयोग समझौता। दोस्तों, अगर प्रश्न आए कि अक्सर समाचार पत्रों में आर्थिक तकनीकी सहयोग समझौता किस देश के संदर्भ में लिया जाता है, इस समझौते का नाम किस देश के संदर्भ में लिया जाता है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है भारत श्रीलंका के मध्य इस समझौते की वार्तालाप चल रहे हैं और आर्थिक तकनीकी सहयोग समझौता भारत और श्रीलंका के संबंधों से संबंधित है। बच्चों, आर्थिक तकनीकी सहयोग समझौता के अंदर CEPA जो 2009 का समझौता था उसका अधिक विस्तार कर इसे तकनीकी और अन्य सेवाओं के पहलुओं में भी शामिल किया जाएगा। अर्थात जो 1998 में मुक्त व्यापार समझौता हुआ था उसका अधिक व्यापक रूप था 2009 का ये व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, और इसका अधिक व्यापक रूप होगा आर्थिक तकनीकी सहयोग समझौता जो कि 2015 से बातचीत के दौर से गुजर रहा है। बच्चों, इसके अलावा अगर आर्थिक संबंधों की बात होती है तो हम ये भी कहते हैं कि भारत द्वारा श्रीलंकाई सेना को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, भारत द्वारा श्रीलंका को आर्थिक मदद दी जा रही है, वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसमें जिन्हें लाइन ऑफ क्रेडिट के नाम से जाना जाता है, वो भारत इस श्रीलंका को उपलब्ध करा रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच में नागरिक उपयोग के लिए सिविल उपयोग के लिए सिविल यूजेस के लिए परमाणु ऊर्जा के उत्पादन पर भी सहमति बनी है। अर्थात भारत श्रीलंका की सहायता करेगा इस परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में। लेकिन बच्चों, एक चिंता की बात यह भी है कि श्रीलंका ने इसी प्रकार का एक समझौता चीन और पाकिस्तान के साथ भी कर लिया है। अर्थात श्रीलंका परमाणु ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में भारत से भी मदद ले रहा है और पाकिस्तान और चीन से भी ले रहा है। अर्थात एक और जहां हमें इसकी बढ़त मिलती है, वहीं ये मुद्दा एक चिंता का विषय भी भारत और श्रीलंका संबंधों में बन जाता है। बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। भारत श्रीलंका संबंध सारी पूर्ण रूप में आपके सामने हमने पेश करने की कोशिश की, आपको पूरा समझ में आ गया होगा और आपके अब RAS से संबंधित सारे प्रश्न इस क्लास के बाद में हल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपने इस क्लास को ध्यान से सुना होगा, इसके नोट्स बनाकर रखे होंगे। आपसे उम्मीद रहेगी कि इन्हें बार बार रिवाइज करें और उत्तर लेखन का अभ्यास करें। अधिक उत्तर लेखन के लिए
आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करें और हमारी इस बंसल 10 कोड के माध्यम से आप हमसे जुड़ें। इस प्रोमो कोड को आप अप्लाई करें जब सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं आप, तब उस कोड के माध्यम से आप जब हमसे जुड़ जाएंगे तो हम आपको और भी उत्तर लिखने की अभ्यास करवाएंगे, आपके उत्तर की जांच करेंगे और आपके उत्तरों में किस प्रकार का इंप्रूवमेंट आपको करना चाहिए वो सारी चीज़ों के लिए हम आपको गाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा। अगर सब अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस कोड को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू।